कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियां होती हैं ना, वो किसी बहुत ही शानदार बोर्डरूम में बनी किसी मास्टर स्ट्रेटेजी का ही नतीजा होती हैं। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। मतलब यही सबसे लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इंटरनेट के सबसे बड़े बुनियादी ढांचों में से एक, मतलब एक ऐसा ढांचा जो आज आधी दुनिया के इंटरनेट को चलाता है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट हो। हम्म एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। सही कहा। हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की एक ऐसी ऑनलाइन किताबों की दुकान की, जो उस वक्त काफी संघर्ष कर रही थी, और फिर एकदम से, मतलब अचानक से, $1 ट्रिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट बन गई। बिल्कुल। और किताबें बेचने से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा संभालने तक का ये जो पूरा सफर है ना, ये किसी सोची समझी बिजनेस योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। हाँ, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण और शायद उस समय के कर्मचारियों के लिए बेहद परेशान करने वाले एक इंटरनल नियम से। हाँ, और यही बात इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं, उसका नाम है Amazon, द एक्सीडेंट दैट बिकेम अ $1 ट्रिलियन बिजनेस। और इस केस स्टडी और इसके नोट्स पर गौर करने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि बिजनेस की दुनिया में जो सबसे बड़े बदलाव आते हैं ना, वो अक्सर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से नहीं आते। अच्छा, तो फिर कैसे आते हैं? वो इस बात से आते हैं कि एक कंपनी अपने अंदरूनी काम करने के तरीके को किस हद तक व्यवस्थित कर सकती है, मतलब अपने इंटरनल प्रोसेस को कैसे सुधार सकती है। समझ गया। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो ठीक इसी क्यों और कैसे को डिकोड करना है। हम उस बेजोस एपीआई मैंडेट को समझेंगे, जिसने अमेज़न के काम करने के तरीके को, मतलब जड़ से उखाड़कर एक नया ही रूप दे दिया। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि आखिर उस एक मेमो में या उस एक नियम में ऐसा क्या था जिसने Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की नींव रख दी। हाँ, लेकिन इस बदलाव और इस नियम को समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें उस अराजकता को समझना होगा जो उस समय अमेज़न के अंदर मची हुई थी। मतलब साल 2000 के आसपास, जब कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो अंदरूनी हालात आखिर थे कैसे? देखिए, हालात कुछ ऐसे थे जिन्हें अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो उसे ऑपरेशनल पैरालिसिस कहा जाता है। ऑपरेशनल पैरालिसिस? मतलब कामकाज पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, जब कोई कंपनी अचानक से बहुत तेजी से बड़ी होती है ना, तो उसके सॉफ्टवेयर का जो ढांचा होता है, वो अक्सर एक उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह हो जाता है। सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ। जरा सोचिए, कंपनी के अंदर 20 अलग अलग टीमें हैं। हाँ, जैसे एक टीम इन्वेंट्री देख रही होगी। सही। दूसरी टीम शिपिंग देख रही है, तीसरी कस्टमर के पेमेंट का हिसाब रख रही है। अब समस्या ये थी कि हर टीम को अपना काम पूरा करने के लिए दूसरी टीम के डेटा की जरूरत पड़ती थी। और मेरे ख्याल से उस समय डेटा शेयर करने का कोई बहुत ही व्यवस्थित तरीका नहीं रहा होगा। तरीका बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर शिपिंग टीम को ये जानना है कि किसी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा है, तो वो इन्वेंट्री टीम से कोई औपचारिक रिक्वेस्ट नहीं करते थे। तो फिर वो डेटा कैसे लेते थे? वो सीधे इन्वेंट्री टीम के डेटाबेस में घुस जाते थे, अपना कोड लिखते और वहां से सीधा डेटा निकाल लेते। इसे डेटा साइलोज का टूटना और सीधे एक्सेस करना कहते हैं। अरे बाप रे! मतलब कोई भी किसी के भी डेटाबेस में घुस रहा है। शुरुआत में तो ये बहुत आसान और तेज लगता होगा, है ना? हाँ, शुरुआत में तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब कोई एक टीम अपने डेटाबेस में कोई छोटा सा भी बदलाव करती है। मान लीजिए इन्वेंट्री टीम ने अपने डेटाबेस के एक कॉलम का नाम आइटम काउंट से बदलकर स्टॉक लेवल कर दिया। अच्छा, उन्हें लगा होगा कि ये तो उनका अपना डेटाबेस है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका असर दूसरों पर क्या होगा। तो जैसे ही उन्होंने वो नाम बदला, शिपिंग टीम का वो कोड जिसने पुराने नाम के हिसाब से डेटाबेस को पढ़ना था, वो तो तुरंत क्रैश हो गया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। रातों रात दूसरी टीम का सिस्टम ठप हो गया। और क्योंकि हर टीम एक दूसरे के सिस्टम से इस तरह बुरी तरह उलझी हुई थी, कोई भी टीम कुछ नया करने या बदलाव करने से डरने लगी थी। जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही। हाँ, मतलब अगर पेमेंट टीम कुछ नया फीचर जोड़ना चाहती तो उन्हें हफ्तों तक बाकी दर्जनों टीमों के साथ मीटिंग करनी पड़ती थी, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बदलाव से किसी और का सिस्टम ना टूट जाए। पूरी कंपनी का इनोवेशन और काम करने की गति एकदम रुक सी गई थी। इसी को ऑपरेशनल पैरालिसिस कहा गया।
इसे सुनकर मुझे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण याद आ रहा है। सोचिए, एक बहुत ही व्यस्त और बड़े रेस्टोरेंट का किचन है। अच्छा, हाँ। वहां 20 शेफ काम कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई वेटर नहीं है, कोई मेन्यू भी नहीं है। तो कस्टमर ऑर्डर कैसे देगा? वही तो बात है। अगर बाहर बैठे किसी कस्टमर को खाना चाहिए तो वो सीधा किचन में घुसता है, फ्रिज खोलता है, खुद ही देखता है कि अंदर क्या क्या रखा है और गैस के पास जाके अपना खाना ढूंढने लगता है। अरे ये तो बहुत ही भयंकर अफरा तफरी है। है ना। और मान लीजिए शेफ ने मसाले की डिब्बी कहीं और रख दी, तो कस्टमर चिल्ला रहा है कि वही मेरा मसाला कहाँ गया। ऐसी अंधी अफरा तफरी में वो बेचारा शेफ कोई नई डिश कैसे बना सकता है? उसका पूरा समय तो उस भीड़ को संभालने में ही निकल जाएगा। बिल्कुल। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यहीं से जेफ बेजोस का वो मशहूर एपीआई मैंडेट आता है। बेजोस ने देखा कि इस उलझन के साथ तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक बहुत ही सख्त नियम निकाला। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी टीम किसी दूसरी टीम के डेटा या सिस्टम को सीधे तौर पर नहीं छुएगी। मतलब कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी। एकदम साफ मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हर टीम को अपना डेटा शेयर करने के लिए एक सर्विस विंडो बनानी होगी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। मतलब अगर हम अपने रेस्तरां वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो रेस्तरां के नियम बदल दिए गए। अब कोई भी कस्टमर किचन में नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। उसे बाहर अपनी टेबल पर बैठना होगा। उसे एक मेन्यू दिया जाएगा जो ये बताएगा कि क्या क्या मिल सकता है, और उसे एक वेटर मतलब एपीआई के जरिए एक स्टैंडर्ड तरीके से अपना ऑर्डर देना होगा। कस्टमर कहता है कि मुझे डिश नंबर 4 चाहिए, और वेटर अंदर जाकर वो डिश ले आता है। बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कि अब शेफ किचन के अंदर अपना फ्रिज कहीं भी रखे, डब्बे कहीं भी छुपाए, कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब तक डिश नंबर 4 सही आ रही है तब तक कोई सिस्टम क्रैश नहीं होगा। एकदम सही। और इसका तकनीकी असर ये हुआ कि अमेज़न की हर टीम अपने आप में एक आज़ाद छोटी कंपनी की तरह बर्ताव करने लगी। जब तक वो अपने एपीआई का वादा पूरा कर रहे हैं कि आप हमें ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको ये डेटा देंगे, तब तक वो अपने अंदरूनी कोड को दिन में 100 बार भी बदल सकते हैं। अरे वाह! तो इससे वो जो ऑपरेशनल पैरालिसिस था वो पूरी तरह खत्म हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया और काम की गति वापस आ गई। खैर, ये सब तो बहुत तार्किक लगता है। मतलब एक कंपनी अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम बना रही है। लेकिन जो केस स्टडी हम देख रहे हैं उसमें एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड रूल का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और ईमानदारी से कहूं तो बिजनेस के नजरिए से ये नियम मुझे बहुत ही अव्यवहारिक लगता है। उस मैंडेट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हर टीम अपना एपीआई इस तरह से डिजाइन करेगी जैसे कि कोई पूरा अजनबी, मतलब बाहर की दुनिया तक कोई इंसान इसका इस्तेमाल करने वाला हो। अब रुको, अगर मैं अपनी ही कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अपनी ही टीम के लोगों के लिए कोई इंटरनल टूल बना रहा हूं, तो मैं उसे बाहरी दुनिया के लिए क्यों डिजाइन करूं? इसमें तो बहुत ज्यादा अतिरिक्त समय लगेगा ना। हाँ, समय तो लगेगा। डिजाइनिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, सिक्योरिटी में, सब में जो काम शायद 2 दिन में हो सकता था, उसे बाहरी स्टैंडर्ड का बनाने में तो महीनों लग जाएंगे। ये तो सीधे सीधे समय, पैसे और संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी है। मतलब जब घर में आग लगी हो तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नया पेंट करने बैठ जाते हैं। आपकी ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। और यकीन मानिए, उस समय अमेज़न के इंजीनियर्स ने भी बिल्कुल यही सवाल उठाए थे। उन्हें भी ये बस समय की बर्बादी ही लगा था। तो फिर बेजोस ने इतनी जिद क्यों की? क्योंकि अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये एक जीनियस कदम था। देखिए, जब आप कोई इंटरनल टूल बनाते हैं ना, तो अक्सर आप ट्राइबल नॉलेज का सहारा लेते हैं। ट्राइबल नॉलेज मतलब वो जानकारियां जो सिर्फ कुछ पुराने कर्मचारियों के दिमाग में ही होती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी टूल में एक बग है कि अगर आप उसमें स्पेस डाल दें तो वो क्रैश हो जाता है। तो इंटरनल टीम इसे ठीक करने के बजाय क्या करती है? वो बस एक दूसरे को बता देते होंगे कि स्पेस मत डालना। हाँ, वो आपस में कह लेते हैं कि यार बस स्पेस मत डालना। इसे कहीं लिखा नहीं जाता। या अगर सिस्टम धीमा चल रहा है तो कोई कह देगा कि मंगलवार को सर्वर नंबर 4 का इस्तेमाल मत करना, वो बहुत ओवरहीट हो जाता है। ये सब ट्राइबल नॉलेज है। अच्छा, तो मतलब इंटरनल टूल्स हमेशा आधे अधूरे और बिना डॉक्यूमेंटेशन के ही होते हैं? हाँ, और असुरक्षित भी होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हम तो एक ही ऑफिस में बैठते हैं, सब अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत होगी तो एक दूसरे से पूछ लेंगे। और अगर वो कर्मचारी नौकरी छोड़ दे जिसके दिमाग में ये सारी ट्राइबल नॉलेज थी, तो पूरा का पूरा सिस्टम समझ से बाहर हो जाएगा। ठीक यही बात, यही सबसे बड़ा खतरा था।
तो जब बेजोस ने कहा कि इसे किसी पूरे अजनबी के लिए बनाना है, तो उन्होंने इस ट्राइबल नॉलेज की आज़ादी ही छीन ली। अच्छा, अब समझ आया। क्योंकि एक बाहरी अजनबी को नहीं पता ना कि मंगलवार को कौन सा सर्वर गर्म होता है। इसलिए टीमों को मजबूरन बेहद स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ा। उन्हें हर एपीआई में सिक्योरिटी के कड़े नियम लगाने पड़े। उन्हें थ्रॉटलिंग का भी ध्यान रखना पड़ा होगा कि अगर बाहरी दुनिया से एक साथ लाखों रिक्वेस्ट आ जाएं, तो सिस्टम क्रैश ना हो जाए बल्कि उसे संभाल ले। बिल्कुल सही। और इस एक जिद ने उनके सारे इंटरनल टूल्स को बिना किसी अलग बिजनेस प्लान के, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, पहले ही दिन से मार्केट रेडी बना दिया। अरे वाह! जब उन्होंने अपने अंदरूनी ढांचे को बाहरी दुनिया की कठोरता झेलने के लायक बना लिया, तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अरे, हमने तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जिसे बाहर की कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। और यही वो एक्सीडेंट था जिसने Amazon वेब सर्विसेज या AWS को जन्म दिया। बिल्कुल, एकदम सही। ये तो ऐसा हुआ कि आपने अपने घर के बागीचे में पानी देने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, लेकिन नियमों के कारण आपने पाइप इतने मजबूत और सिस्टम इतना बड़ा बना दिया कि कल को आप पूरे शहर को पानी सप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना कोई नया पाइप बिछाए। बहुत ही बढ़िया तुलना है ये। और इस चीज ने बाहरी दुनिया पर जो असर डाला ना, वो शायद उस एपीआई मैंडेट से भी बड़ा था। हमारी रिसर्च में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, फिजिकल एसेट्स का डिजिटल यूटिलिटी में बदलना। ये AWS का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। हाँ, क्योंकि AWS के आने से पहले अगर किसी को इंटरनेट पर कोई नया बिजनेस शुरू करना होता था, तो वो कितना मुश्किल था। अगर हम 2000 के दशक की शुरुआत की बात करें ना, तो कोई भी टेक स्टार्टअप शुरू करना एक बहुत बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम था। आपको भारी भरकम शुरुआती लागत, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं, उसकी जरूरत होती थी। मतलब सर्वर वगैरह खरीदने के लिए। हाँ, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सर्वर चाहिए होते हैं। उस समय कंपनियों को सन माइक्रोसिस्टम्स या IBM से बड़े-बड़े लोहे के सर्वर खरीदने पड़ते थे। और वो बहुत महंगे आते होंगे। बहुत ज्यादा। और फिर उन्हें रखने के लिए वातानुकूलित वेयरहाउस भी किराए पर लेने पड़ते थे। और समस्या शायद सिर्फ सर्वर खरीदने की ही नहीं थी, बल्कि ये अनुमान लगाने की भी थी कि आखिर कितने सर्वर चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। मान लीजिए आपने 10 सर्वर खरीदे। अगर आपकी वेबसाइट अचानक से बहुत मशहूर हो गई और लाखों लोग एक साथ आ गए, तो वो 10 सर्वर कम पड़ जाएंगे और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। और अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो वो 10 महंगे सर्वर कबाड़ हो जाएंगे। उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। दोनों ही स्थितियों में बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन जब Amazon ने अपना वही इंटरनल API स्ट्रक्चर बाहरी दुनिया के लिए खोला, तो ये पूरा मॉडल ही बदल गया। उन्होंने उन भारी भरकम फिजिकल एसेट्स को एक ऑन डिमांड रेंटेबल डिजिटल यूटिलिटी में बदल दिया। मतलब अब किसी को सर्वर खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। इस बदलाव को मैं अक्सर बिजली के ग्रिड वाले उदाहरण से समझता हूँ। अच्छा, वो कैसे? सोचिए 100 साल पहले जब नई फैक्ट्रियां लगती थी, तो उन्हें अपनी बिजली पैदा करने के लिए अपना खुद का एक जनरेटर या पूरा का पूरा पावर प्लांट लगाना पड़ता था। वो बहुत महंगा था और फैक्ट्री के मुख्य काम से उसका कोई लेना देना भी नहीं था। हाँ, उनका काम तो कुछ और बनाना था। बिल्कुल। लेकिन जब बिजली का ग्रिड बन गया, तो कंपनियों ने पावर प्लांट लगाना बंद कर दिया। वो बस ग्रिड से तार जोड़ते थे, एक स्विच ऑन करते थे और महीने के आखिर में जितनी बिजली इस्तेमाल की उसका बिल भर देते थे। एकदम सटीक। AWS ने इंटरनेट की दुनिया में ठीक यही किया। कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, इन सब को एक यूटिलिटी बना दिया। मतलब एक नया स्टार्टअप अब जीरो अपफ्रंट कॉस्ट के साथ शुरू हो सकता था। बिल्कुल, उन्हें कोई सर्वर नहीं खरीदना। सुबह बिजनेस शुरू किया, Amazon से कुछ सर्वर स्पेस किराए पर लिया। अगर शाम तक यूजर्स बढ़ गए, तो बस एक क्लिक से सर्वर की क्षमता अनंत तक, मतलब इन्फिनिट स्केल तक बढ़ा ली। और अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो बस सिस्टम शट डाउन कर दिया। नुकसान सिर्फ कुछ डॉलर्स का हुआ, लाखों डॉलर्स का नहीं। और यही सस्ता नुकसान या सस्ती असफलता, मुझे लगता है इनोवेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। हाँ, 100%। जब हम पूछते हैं कि कोई इंडस्ट्री तेजी से कैसे बदलती है, तो उसका सीधा संबंध इस बात से है कि वहाँ एक निश्चित समय में कितने एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोग किए जा रहे हैं। सही बात है। और देखिए, एक असली एक्सपेरिमेंट की सबसे बुनियादी शर्त यही होती है कि उसमें फेल होने की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता है कि नतीजा क्या होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं। तो जब सर्वर खरीदना लाखों डॉलर्स का काम था,
तो हर कंपनी डर डर कर कदम बढ़ाती थी। कोई भी बेवकूफ़ी भरा या नया आइडिया आजमाने से कतराता था क्योंकि फेल होने की कीमत बहुत बड़ी थी। हाँ, नौकरी जा सकती थी, कंपनी डूब सकती थी। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल रेंटिंग के मॉडल ने फेल होने की कीमत को लगभग शून्य कर दिया। इसी वजह से हमने इंस्टाग्राम, उबर और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों को रातों रात बनते और पूरी दुनिया में फैलते हुए देखा। क्योंकि वो बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी तो अमेज़न ले रहा था। बिल्कुल। ये सब इतना क्रांतिकारी है कि मुझे एक बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। हमारे सोर्सेज में साफ तौर पर लिखा है कि AWS पूरे 9 साल तक एक स्टेल्थ इंक्यूबेशन या एक छुपे हुए राज की तरह चलता रहा। हाँ, पूरे 9 साल। 9 साल मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो 9 महीने भी बहुत होते हैं, यहाँ तो लगभग 1 दशक की बात हो रही है। आखिर ये कैसे हुआ? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, ओरेकल, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां थीं जिनके पास दुनिया के सबसे तेज दिमाग थे। उनके नजरों के ठीक सामने एक ऑनलाइन किताबें बेचने वाली कंपनी पूरे इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खरीदकर उसे किराए पर दे रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाया उस पर्दादारी या कैमोफ्लेज ने, जो अमेज़न की अपनी इमेज थी। देखिए, अमेज़न ने जानबूझकर दुनिया से ये नहीं छुपाया कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि बाकी कंपनियों के अहंकार और अमेज़न के प्रति उनके नजरिए ने उन्हें अंधा कर दिया था। वॉल स्ट्रीट और बड़ी टेक कंपनियों की नज़रों में अमेज़न सिर्फ और सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी थी। वो किताबें, DVD और बाद में कुछ गैजेट्स बेचते थे और उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी कंपनियां जो बड़े बड़े एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेचती थीं, उन्हें लगता होगा कि भाई एक रिटेलर हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है? बिल्कुल। जब अमेज़न ने शुरुआत में सर्वर रेंट पे देने शुरू किए तो बड़ी कंपनियों ने सोचा कि अरे ये तो सिर्फ छोटे मोटे स्टार्टअप्स या हॉबी वाले लोगों के लिए है। असली बड़े बिजनेस कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब उन्हें लगता था कि ये कोई सीरियस टेक्नोलॉजी नहीं है, बस एक साइड प्रोजेक्ट है अमेज़न का। हाँ, और अमेज़न इस मुगालते को टूटने नहीं देना चाहता था। जेफ बेजोस हमेशा लंबी सोच यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग में यकीन रखते थे। वो किसी भी प्रोडक्ट का तब तक ढिंडोरा नहीं पीटते थे जब तक कि वो मार्केट में अपनी जड़ें गहराई तक न जमा ले। तो इन 9 सालों में अमेज़न ने क्या किया? इन 9 सालों में अमेज़न ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया, इतनी सारी नई सर्विसेज जोड़ ली और कीमतें इतनी कम कर दी कि जब तक बड़ी टेक कंपनियों की नींद खुली, मेरा मतलब है जब तक वो जागे तब तक खेल खत्म हो चुका था। बाप रे! जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को ये समझ में आया कि भविष्य क्लाउड कंप्यूटिंग का है और ये कोई छोटा बाजार नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, तब तक अमेज़न उनसे पूरे 9 साल आगे निकल चुका था। एक ऐसी बढ़त जिसे कम करना लगभग नामुमकिन था। यही फायदा होता है स्टेल्थ इंक्यूबेशन का। बिल्कुल। अब बिना किसी बाहरी दबाव, बिना किसी तमाशे के सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, और जब दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है तब तक आप बाजार के निर्विवाद राजा बन चुके होते हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो ये कितनी अजीब और हैरत अंगेज कहानी है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये सब शुरू हुआ अमेज़न के अंदर की अराजकता और टीमों का एक दूसरे के डेटाबेस में घुसपैठ करने से। उस पैरालिसिस को तोड़ने के लिए एक सख्त नियम बना, API मैंडेट। सब लोग एक दूसरे से एक सर्विस विंडो के जरिए बात करेंगे। बिल्कुल। और फिर ट्राइबल नॉलेज को खत्म करने के लिए वो बाहरी अजनबी वाली शर्त। हाँ, कि इन सिस्टम्स को इस तरह बनाया जाएगा जैसे बाहर का कोई अजनबी इस्तेमाल करने वाला हो। इन नियमों ने अनजाने में ही उनके सॉफ्टवेयर को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदल दिया जिसे बाजार में बेचा जा सकता था। सही कहा। फिर उन्होंने भारी सर्वर की लागत को एक रेंटेबल यूटिलिटी में बदल के पूरी दुनिया के स्टार्टअप्स को सस्ते में एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी दे दी। और ये पूरी क्रांति उन्हें 9 साल तक दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की नज़रों से छुपी रही, क्योंकि वो अमेज़न को सिर्फ एक कम मार्जिन वाली ई-कॉमर्स दुकान मानते थे। मुझे लगता है कि ये केस स्टडी, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इनोवेशन हमेशा कोई चमचमाता हुआ एकदम नया आइडिया होता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार इनोवेशन सिर्फ अनुशासन और सही स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम होता है। जब आप अपने सिस्टम की बुनियादी कमियों को दूर करते हैं और उसे बिना किसी शॉर्टकट के मजबूत बनाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी समस्या नहीं सुलझा रहे होते। तो और क्या कर रहे होते हैं? आप अनजाने में कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो शायद पूरी दुनिया की समस्या सुलझा सकता है। और यही बात मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है।
देखिए, हम अक्सर इस तरह के केस स्टडीज को सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों के चश्मे से ही देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या अपने छोटे से कामकाज पर लागू करके देखें, हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब हमारे अपने काम करने के तरीके में, हमारे ऑफिस में या हमारी खुद की बनाई हुई प्रक्रियाओं में ऐसा कितना कुछ है जो सिर्फ ट्राइबल नॉलेज पर चल रहा बहुत कुछ होता है ना? कितने ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो सिर्फ हमें समझ आते हैं। अगर हम अपने खुद के इंटरनल प्रोसेसेस को इस तरह से स्टैंडर्डाइज कर दें, इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दें जैसे कि वो किसी पूरे अजनबी के लिए बनाए गए हों, तो सोचिए क्या होगा। हो सकता है कुछ बहुत ही कमाल का निकल कर आए। बिल्कुल। क्या पता हमारे पास भी कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसा तरीका छुपा हो जो अगर बाहरी दुनिया के सामने आए तो सब कुछ बदल कर रख दे। जरा सोचिए, हमारे अपने सर्विस विंडोज क्या हो सकते हैं। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस चर्चा के बाद दिमाग से जा ही नहीं रहा।